खेल खेल में एक सिचुएशन कॉमेडी ड्रामा है जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक इटालियन फिल्म की रीमेक है जिसे 25 बार दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में रीमेक की गई है। तो चलिए इसकी ओरिजिनल मूवी की कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। इनका नाम कोसिमो और बियांका है। ये न्यूली मैरिड कपल है। बियांका अपने मॉम से फोन पे बात कर रही होती है और कोसिमो उस पर अपना प्यार बरसाया जा रहा है। अगले सीन में हम दूसरे कपल से मिलते हैं। इनका नाम रोको और ईवा है। ईवा अपनी 17 साल की बेटी से परेशान है क्योंकि वो उनकी बातें नहीं सुनती। वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। इस बात का पता ईवा को लग जाता है क्योंकि उसने अपनी बेटी के हैंडबैग में एक कॉन्डम की पैकेट देख ली थी। पूछे जाने पर वो कहती है कि ये उसके फ्रेंड का है जो उसके बैग में रह गया था। वो बड़ी बदतमीजी के साथ अपने माँ से कहती है कि वो उसकी चीजों को हाथ न लगाए। वो इस बात को अपने हस्बैंड रॉको के साथ डिस्कस करती है जिसपे वो कहता है वो बड़ी हो चुकी हैं और अपने फैसले खुद ले सकती है। इस पे ईवा कहती है कि उसे सही गलत का पता नहीं और वैसे भी इसे वो लड़का पसंद नहीं जिसे वो डेट कर रही है। ये सब सुनकर रॉको कहता है मैं भी तो तुम्हारे मॉम डैड को पसंद नहीं था, लेकिन देखो आज हम साथ में हैं। हम सब अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस लेते हैं, उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर हम मिलते हैं तीसरे कपल से। इनका नाम लेले और कार्लोटा है। इनकी एक बेटी और एक लड़का है। ये कहीं जाने की तैयारी में है। दरअसल रोको और ईवा के घर पे आज एक गेट टुगेदर है। लेले बाथरूम में अपना फोन चेक कर बाहर निकलता है। यहाँ कोसिमो और बियांका भी इनवाइटेड थे। वो एक वाइन की बोतल देख ललचाए जा रही थी जैसे वो अभी इसे खोलने वाली है। इस पे कोसिमो कहता है ये 25 यूरोज की बोतल है, जरा ध्यान से। लेले कार्लोटा उनके घर पहुंचते हैं। फिर कोसिमो बियांका भी वहां पहुंचते। रोको उनसे पूछता है कि सिर्फ एक बोतल क्यों, जिसपे कोसिमो कहता है भाई ये 25 यूरोज के हैं। इस पे लेले उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है चलो भाइयों अब इसके 25 यूरोज हमें इंस्टॉलमेंट में चुकाने होंगे। कहानी में अब भी एक और कपल बाकी थे। उनका नाम पेपे और लुसिला है। इन्होंने लुसिला को अभी तक सामने से नहीं देखा था। यहाँ ये सारी लेडीज पेपे की तारीफों के पुल बांध देते हैं कि वो गुड लुकिंग है, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, कोई भी लड़की उसके प्यार में बड़ी आसानी से पड़ सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लुसिला पेपे की सेकंड वाइफ है। उसकी पहली वाइफ इमैनुएला है जिसे ये लोग कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उसकी बुराई करते हुए ये कहते हैं कि वो देखने में अच्छी नहीं है और उसकी आवाज भी बहुत कर्कश है। फाइनली उनका आखिरी गेस्ट वहां पहुंचता है। इसका नाम पेपे है। उसकी सेकंड वाइफ से मिलने को सब बेकरार बैठे थे, लेकिन वो अकेला ही आया था क्योंकि लुसिला की तबीयत ठीक नहीं थी। ये सारे मिलके उसके टांग खींचते हैं कि सच सच बताओ लुसिला भी तुम्हें छोड़कर भाग गई ना। वो सारे मिलकर बालकनी से लूनर एक्लिप्स को देखते हैं, लेकिन अभी भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन पेपे की सेकंड वाइफ लुसिला ही थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो, जिसके जवाब में पेपे कहता है ये मैं कैसे बताऊं। फिर वो इवा से पूछता है कि ये कैसे पता चले कि कोई प्यार में है या नहीं। ये इसलिए क्योंकि इवा एक थेरेपिस्ट है। फिर बियांका ही उससे कहती है कि अगर तुम दिन में 30 मिनट उससे बातें करते हो तो तुम प्यार में हो। जिसपे वो कहता है 30 मिनट तो नहीं लेकिन 1 घंटे हो तो। फिर वो कहते हैं ये तो पागलपन वाला प्यार है। ये सारे अब किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, कियारा और डिएगो। इवा बताती है कि डिएगो का अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की के साथ अफेयर था। इसी चक्कर में उसने अपनी बीवी कियारा को छोड़ दिया। वो ये भी कहती है कि तुम लोगों का तो वो बहुत अच्छा दोस्त था, तुम्हें इस बारे में शुरू से जरूर मालूम था होगा, फिर तुमने उसकी पत्नी को ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पे वो कहते हैं कि वो कैसे इस बात की चुगली कर सकते थे, इससे तो उसका घर और पहले टूट जाता। बियांका उन सब से कहती है कि कल को अगर कोसिमो का ऐसा कोई चक्कर हुआ तो तुम लोग मुझसे छुपाना मत। वो पूछती है आखिर कियारा को उसके अफेयर का पता कैसे चला। जिसपे कोसिमो कहता है क्योंकि उस बेवकूफ ने अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज को डिलीट नहीं किया और कियारा ने सब पढ़ लिया। ईवा कहती है ये फोन देखने में तो चीज छोटी सी है, लेकिन ये हम सबके जिंदगी के कितने सारे सीक्रेट्स होल्ड करती है, इतने के ये किसी का घर बर्बाद कर दे। अगर कपल से एक दूसरे के फोन को एक्सेस कर ले तो ब्रेकअप्स की तो बाढ़ आ जाए। इस पे कार्लोटा कहती है कि ले तो अपना फोन मुझे छूने भी नहीं देता। इस पे वो अपना फोन निकाल टेबल पर रख देता है और कहता है मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, ये लो चेक कर लो। कोसिमो उसके मजे लेते हुए कहता है देखो देखो, उसके हाथ कांप रहे, चेहरे का रंग भी उड़ रहा है। लेले कहता है मैं अपना फोन दिखाता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी अपना फोन मुझे दिखाना होगा। पेपे कहता है सबके लाइफ में कुछ न कुछ सीक्रेट्स होती हैं, बिना इन सीक्रेट्स के लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सीक्रेट होने में कोई बुराई नहीं है। अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही थी। ईवा कहती है कि क्यों ना एक खेल खेला जाए। सब अपना फोन टेबल पर रख देते हैं बिना कोई पासवर्ड के। कोई कॉल या मैसेज आए तो सब सुनेंगे और पढ़ेंगे। बियांका और पेपे इसको सपोर्ट करते हैं।
रॉको को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि मेरी बीवी मुझ पे चीट कर रही है या नहीं। इस पे ईवा कहती है, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। जिस पे वो कहता है, मेरे फोन में बूब्स और एस के पिक्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये एक प्लास्टिक सर्जन है। तभी ईवा की बेटी सोफिया वहां आ जाती है और अपने डैड से कुछ पैसे लेकर वहां से पार्टी में चली जाती है। अब सब न चाहते हुए भी वो खेल खेलने पे मजबूर थे, क्योंकि उनके मना करने का सीधा मतलब ये निकल रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। पहला फोन कोसिमो का बजता है। इसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। ये देख बियांका पूछती है कि ये कौन है। कोसिमो कहता है, ये एक अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता कौन है। ये आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उसी नंबर से कॉल आता है। बियांका उसे स्पीकर में डालने को कहती है। ये प्रैंक कॉल था जो कि रॉको ने किया था। सब हंसने लगते हैं। बियांका बताती है कि वो बच्चा करने का ट्राई कर रहे हैं। इस पे सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कार्लोटा लाइफ में बच्चों की इंपॉर्टेंस बताती हैं और एक्सप्रेस करती हैं कि पेरेंट बनना कितना खूबसूरत एहसास है। इस पे ईवा कहती हैं, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, इंतजार करो जब वो 16-17 साल के हो जाएं। ये ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि इनको पेरेंटिंग इश्यूज हो रहे थे। अगला कॉल पेपे के नंबर पर आता है। ये उसके सिस्टर का कॉल था। वो उसे पहले ही कह देता है कि वो स्पीकर पर है और दोस्तों के साथ डिनर कर रहा है। फिर वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया था ये बताकर कि वो स्पीकर पे है। वो अगली बार इसका ध्यान रखेगा। अब ईवा का फोन बजने लगता है। ये उसके डैड का था। वो बताते हैं कि उन्होंने एक सर्जन से बात किया है उसकी सर्जरी के लिए और उसका फोन नंबर उसे एसएमएस कर देंगे। वो हड़बड़ी में गुड बाय कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। सब उससे पूछने लगते हैं, कैसी सर्जरी। इस पे वो बताती है कि वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की बात कर रहे थे। सबको ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक थेरेपिस्ट है और थेरेपिस्ट लोगों को ये अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के तरीके बताते हैं। उसके जॉब प्रोफाइल का मेजर काम ही यही था कि वो लोगों को इस बात पर कन्विंस करे कि वो जैसे हैं वैसे ही कॉन्फिडेंट महसूस करे। लेले कहता है, रॉको खुद एक प्लास्टिक सर्जन है तो वो किसी और से क्यों करा रही है। इस पे रॉको कहता है कि उसके डैड को उसकी काबिलियत पर शक है और वैसे भी वो चाहते थे ईवा की शादी किसी हार्ट सर्जन से हो। लेले और पेपे स्मोक करने के लिए बालकनी में आते हैं। तभी लेले कहता है कि हम दोनों का फोन सेम टू सेम है, क्या कुछ समय के लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पे पेपे मना कर देता है। फिर लेले खुलासा करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो हर रोज रात में सोने से पहले कुछ अश्लील फोटोज भेजती है। अगर वो कार्लोटा को दिख गया तो उसका डिवोर्स हो सकता है। वो कहता है, वैसे भी तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है और कोई उसे बताने वाला भी नहीं। उसकी इमोशनल ड्रामेबाजी के बाद वो फाइनली मान जाता है। यहाँ कार्लोटा ईवा को बताती है कि रॉको किसी तरह की थेरेपी ले रहा है। ये बात उससे उसके हस्बैंड ने बताई। ईवा इस बात से अनजान थी। अब कार्लोटा का फोन बजता है। उसने किसी का नंबर स्टीव जॉब्स करके सेव कर रखा था। दरअसल ये एक कंप्यूटर रिपेयर वाला था जो उसे फोन करके बताता है कि जो लैपटॉप उसने रिपेयर के लिए दिया था वो ठीक हो गया है और वो उसे आकर ले जा सकती है। फिर कोसिमो को एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है मरिका नाम से, जिसमें लिखा होता है, कॉल मी, इट्स अर्जेंट। सब पूछते हैं ये मरिका कौन है, जिसपे बियांका अपने पति को डिफेंड करते हुए कहती है ये एक टैक्सी कंपनी में है और वो उससे जानती है, वो उससे मिली है और वो लेले की चॉइस से बिल्कुल उलट है। ईवा कहती है कि कुछ अर्जेंट हो सकता है, उसे कॉल करने दो। इस पे वो कहता है वो ऐसे ही लिखती है छोटी से छोटी बातों के लिए, मैं अपना इवनिंग खराब नहीं करना चाहता वीकेंड पे काम डिस्कस करके। फिर पेपे का फोन बजने लगता है। दरअसल ये रिमाइंडर अलार्म था डेली स्टेप्स कंप्लीट करने की। लेले चुपके से फोन एक्सचेंज कर लेता है और पेपे को इस बारे में बताता है। रॉको अपनी शर्ट में लगे वाइन को क्लीन कर रहा होता है। तभी ईवा उससे पूछती है कि तुम थेरेपी के लिए कब से जा रहे हो। वो बताता है कि उसे 6 मंथ्स हो गए। हालांकि वो थेरेपी पे बिलीव नहीं करता लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा है। वो ईवा से कहता है कि वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता जिससे उनकी मैरिज में कोई सुधार आ सके। ईवा पूछती है कि थेरेपी से तुम्हें कोई फर्क महसूस हुआ। तो वो कहता है, हाँ, मैंने ये सीखा कि किसी आर्ग्यूमेंट को अपने आप को सुप्रीम साबित करने से बेहतर है अपनी गलती मान लेने में। ईवा भी अब उसमें आए बदलाव को नोटिस करती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब पेपे का फोन बजता है। उसमें एक फोटो रिसीव होता है ईसा नाम से। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसकी लुसीला से सेकंड मैरिज हुई थी। सब एक एक करके उस फोटो को देखने लगते हैं और अपनी एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, जबकि वो एक प्राइवेट फोटो थी। अब लेले का फोन बजता है जिसपे कार्लोटा कहती है, तुमने रिंगटोन कब चेंज किया। गौरतलब है कि लेले और पेपे ने एक दूसरे का फोन एक्सचेंज किया हुआ है। उसे लूसियो नाम से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें हाउ आर यू लिखा था। वो बताता है कि वो उसका कोवर्कर है।
पेपे इनडायरेक्टली हिंट करता है कि उसे आंसर करना चाहिए क्योंकि उसने बड़े प्यार से पूछा है हाउ आर यू। किसी के मैसेज को इस तरह से इग्नोर करना डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है तुम इसके जवाब में कह सकते हो कि आई एम फाइन एंड आई एम एट होम। इस पे कार्लोटा कहती है कि वो घर पर नहीं बल्कि फ्रेंड्स के साथ है, तो उसे लिखना चाहिए कि वो फ्रेंड्स के साथ डिनर पर है। इस पे पेपे वियर्ड बिहेव करता है कि ये बताने की जरूरत क्या है। इस पे वो हाइपर हो जाता है और कहता है ये एक छोटी सी चीज है लेकिन हमें शांति से जीने नहीं देती। ये सब कुछ सुपर वियर्ड लगता है। पेपे कहता है कि कोई जरूरत नहीं रिस्पॉन्ड करने की। फिर से एक टोन बजती है, ये कार्लोटा के फोन से थी। पेपे उसे उठाकर सीरी को पढ़ने को कहता है। ये एक अननोन नंबर से थी जो कि एक एल्डा होम से थी, एडमिशन और बाकी के कॉस्ट की जानकारी देते हुए। कार्लोटा बहाने बनाने लगती है कि ये कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है, जिसपे लेले समझ जाता है कि वो उसकी मॉम को वृद्ध आश्रम में पहुंचाना चाहती है। वो कहता है तुम जानती हो मॉम तुम्हें कितना प्यार करती है और वो हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखती है, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। इस पे सबके अलग अलग व्यूज थे, कोई इसे सही ठहराता है तो कोई गलत। फिर सब बालकनी में आते हैं लूनर एक्लिप्स देखने। कार्लोटा लेले से माफी मांगती है, वो उसे माफ भी कर देता है। कोसिमो बियांका के फोन से ग्रुप फोटो ले ही रहा होता है, तभी बियांका के एक्स इवाना का मैसेज आता है। कोसिमो इस पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अब भी उससे बातें कर रही है। इस पे वो कहती है कि वो बातें नहीं करती, उसने आज ही हाई करके टेक्स्ट भेजा है। लेले पूछता है कि ब्रेकअप किसने किया था, जिसमें बियांका कहती है कि उसने ही किया था। लेले कहता है फिर तो चिंता की बात ही नहीं, बियांका को वो पसंद नहीं था तभी तो उसने ब्रेकअप कर लिया। कोसिमो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। वो फिर से कोशिश करता है, तभी उसका दूसरा टेक्स्ट आता है जिसमें वो कुछ सेक्सुअल बातें करता है। बियांका एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहा था, ना कि बियांका की। उसको विश्वास दिलाने के लिए वो तभी इवाना को कॉल करती है और वो सच बोल रही थी। कोसिमो अब भी अपसेट था क्योंकि वो अपने एक्स से बातें कर रही थी। बियांका कहती है कि वो उसे कॉल करके बोल देगी कि वो अब से उसे कांटेक्ट ना करे। अगला फोन रोको का बजता है, जिसकी बेटी सोफिया का था। वो अपने डैड को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ग्रिगोरियो के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और वो उसे उसके यहाँ स्टे करने को कह रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही उसे जाना चाहिए या नहीं। वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। इस पे वो कहती है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही, लेकिन वो मना कर देगी तो वो बुरा मान जाएगा। रोको कहता है ये कुछ ऐसे पल हैं जो तुम जिंदगी भर याद रखने वाली हो, लेकिन बस इसलिए कि वो बुरा मान जाएगा वहां जाना सही नहीं है। अगर तुम कन्विंस्ड नहीं हो तो बात और है, लाइफ में ऐसे मौके और मिलेंगे। वो ये भी बताती है कि वो एम्बैरेस थी इस बात से कि रोको ने उसे कॉन्डम दिए, लेकिन वो अप्रिशिएट करती है कि उसने अपने सेक्स सेंस से ये भाप लिया था। वो सोफिया से कहता है कि वो अपने मॉम से बात करे, लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती और बस गुस्सा करती है। ईवा को एहसास होता है कि रोको एक अच्छा बाप है। लेले का फोन एक बार फिर से बजता है। ये मैसेज फिर से लूसियो से ही था, जिसमें वो रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। कार्लोटा कहती है रिप्लाई करके खत्म करो वरना वो मैसेज करता रहेगा। इस पे वो मैसेज करता है कि वो फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में लूसियो उसे फिर से गाली देता है। इससे कार्लोटा ऑफेंड हो जाती है कि वो उसके पति को गाली क्यों दे रहा है। इस पे अब उसे शक होता है कि कहीं उसने लूसी का नंबर लूसियो करके तो सेव नहीं किया। इतने में लूसियो का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें रिप्लाई करने तक का टाइम नहीं है, तुम तो कह रहे थे तुम्हें फीवर है, तुम मुझसे झूठ बोलकर बाहर गए हो, तुम एक कंफ्यूज्ड आदमी हो जिसे ये भी पता नहीं कि उसे मर्द पसंद है या औरत। फिर वो गाली देकर फोन काट देता है। ये इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि वो एक गे है। सब लेले को नीची निगाहों से देखने लगते हैं। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसका एक कलीग है जो कि गे है और वो उस पर फिदा है, लेकिन लेले का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात से कोई कन्विंस नहीं होता। कार्लोटा और लेले आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, हम 10 साल से साथ में हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं कसम खाता हूँ मेरे और लूसियो के बीच कुछ नहीं हुआ, तुम तो मुझे करीब से जानती हो, तुम्हें कभी ऐसा लगा। वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस हो जाती है। तभी लूसियो का दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा था मैं तुम्हारे किसेस को मिस करता हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर चीजें वहीं के वहीं पहुंच जाती है। अब कोसिमो का फोन बजता है। इसमें एक आदमी उसे पूछता है कि जो इयररिंग्स उसने मंगवाए थे वो उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद आए या नहीं। वो तुरंत फोन कट कर देता और कहता है बहुत खेल हो गया, अब और नहीं खेल सकता। इस पे बियांका पूछती है कि तुमने वो इयररिंग किसके लिए लिए थे, क्योंकि बियांका इयररिंग्स नहीं पहनती और उसने पियर्सिंग भी नहीं की थी। उसे फिर से मरिका का कॉल आता है जिसने पहले एक मैसेज किया था कि कुछ अर्जेंट है। वो बताती हैं कि वो कोसिमो के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुन बियांका का दिल टूट जाता है। और रही बात उस इयररिंग की, वो इसने ईवा को दिए थे।
वो उसे इसके हाथ में थमाकर उसके मुंह में थूक देती है। कोसिमो तो कैसा नोवा निकला, ये ट्रिपल टाइमिंग कर रहा था। लेले कार्लोटा को उसका फोन देता है। उसमें एक मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें एक आदमी उसे पूछ रहा था कि उसने नीचे कुछ पहना है या नहीं। वो लेले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो एक रैंडम आदमी है जो फेसबुक में मिला था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो उस नंबर पे कॉल करता है। ईवा कार्लोटा बनकर उससे बात करती है तो पता लगता है कि वो सच में पहले कभी नहीं मिले और ये उनकी पहली वॉइस कॉल थी। फिर भी ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही थी कि वो कैसे पूछ सकता है कि उसने कुछ पहना है या नहीं। लेले के लगातार पूछे जाने पे वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी स्कर्ट उठाकर दिखाती है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहना। वो सबसे इस बात का खुलासा करती है कि उस रात एक कार एक्सीडेंट में जो आदमी मारा गया था तब कार्लोटा ही ड्राइव कर रही थी और लेले ने इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जिसके इंट्रोगेशन के लिए आज भी वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये सब देख पेपे से रहा नहीं जाता और वो खुलासा करता है कि जिस के बारे में इतने देर से बातें हो रही थी वो वही है। वो लेले से अपना फोन लेकर उसे उसका फोन वापस करता है। वो बताता है कि वो नहीं चाहता था कि उसके खुद के दोस्त उसे इस तरह से देखे। वो लूसियो से बहुत प्यार करता है और वो इनसे उसे कभी नहीं मिलाएगा क्योंकि वो इनकी हिपोक्रेसी को अच्छे से जानता था। वो हर हाल में लूसियो को प्रोटेक्ट करेगा। बियांका को कोसिमो की मॉम का कॉल आया था जब वो बाथरूम में थी और उसने बता दिया कि कोसिमो बाप बनने वाला है। वो अपनी वेडिंग रिंग टेबल पर छोड़ वहां से निकल जाती है। रोको कोसिमो को उसे अकेला न छोड़ने को कहता है। जैसे ही वो सब घर के बाहर निकलते हैं, यहाँ हम देखते हैं सब के सब बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोसिमो बियांका एक दूसरे को किस करते हैं। कार्लोटा लेले को बुला रही है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब हमें पता लगता है कि रोको ने इस खेल को होने ही नहीं दिया था क्योंकि उसका मानना था कि सबके जीवन में कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं और वो सीक्रेट ही बेहतर है। यही एकलौता बंदा है जिसकी छवि धूमिल नहीं हुई थी। यहाँ बियांका और कोसिमो घर लौट रहे होते हैं और कोसिमो के फोन में मरिका का वही मैसेज रिसीव होता है। फिर ईवा का भी मैसेज आता है कि वो उसके साथ रात बिताना चाहती है। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। तभी मरिका का कॉल आता है जिसे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ कार्लोटा और लेले भी घर पहुंच अपने पुराने कारनामों में लग जाते हैं। पेपे अपने रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करता हुआ दिखता है। ये कहानी हमारे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दर्शाती है। हम खुद सर से पांव तक इतने गलत हैं कि न चाहते हुए भी औरों की गलतियों को अनदेखा करने पे मजबूर हैं, इन कपल्स की तरह। आसान शब्दों में, आप भले तो जग भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।